जय गुरुदेव। जैसे कि हम सिंथेटिक फाइबर्स में अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। पॉलिएस्टर मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे एस्टर्स मिल करके क्या बनाते हैं, पॉलिएस्टर। और अगर हम उसमें न्यू फैब्रिक्स को अगर हम ऐड कर लें तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमको मिलता है, जैसे पॉलीकॉट, टेरिकॉट, है ना। तो इसके बाद हमारा आता है एक्रेलिक, क्योंकि एक्रेलिक भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर्स है। और एक्रेलिक हम किसे कहेंगे, जैसे आपने देखा होगा विंटर सीजन्स में हम अपने शॉल्स, ब्लैंकेट्स और स्वेटर्स वगैरह जो पहनते हैं, तो वो एक्चुअली में हमारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज से हमें वो नहीं मिलते हैं। हमने उसको सिंथेटिक तरीके से तैयार किया है, यानी कि जो मार्केट में हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, हम उन्हें ईजी रेट में हम उसको ख़रीद करके घर ले आते हैं। वो एक्चुअली में हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, एज ए वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि हमारा नेचुरल सोर्सेज से निकले हुए वूल्स होंगे। तो वो एज ए सिंथेटिक वूल को ही हम क्या कहते हैं, एक्रेलिक। तो क्योंकि ये बहुत ही सस्ते होते हैं और इनको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है और लाइट वेट के होते हैं, ईज़िली ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि जो न्यू टाइप्स के फैशन टाइप में और हर तरीके के कलर्स में, हर तरीके की डाइज हम उसमें कर सकते हैं, हर तरीके के डिज़ाइन हम उसमें कर सकते हैं। तो ये जो वूल होती है, जो सिंथेटिक वूल होती है, उसको हम कहते हैं एक्रेलिक। तो ये आपने एक्रेलिक्स को समझा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे वो फाइबर्स हैं, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, कि क्या हम उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को पहचान सकते हैं। तो ईज़िली हम उसको पहचान सकते हैं। आपके इस सिलेबस में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, उसमें हम दो तरीके से दो फाइबर्स लेते हैं, एक नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या ये दोनों किस तरीके की क्वालिटी को शो कर रही हैं। तो हमने इसमें क्या किया, 1 पीस हम ले लेंगे कॉटन का और 1 पीस हम ले लेंगे किसी भी सिंथेटिक फाइबर का। अब हमने क्या करना है, 2 मग लेने हैं और उसमें बिल्कुल सेम वाटर भरना है और उन पीसेस को हमने उन दोनों मग्स के अंदर डुबा देना है। इट मीन्स वहाँ पर हमको उसको एक्सपेरिमेंट करना है कि ये जो दोनों पीसेस हैं ये वाटर के साथ में किस तरीके की रिएक्शन दिखा रहे हैं, और आफ्टर डाइंग हमें उसको ऑब्जर्व करना है। तो कुछ देर हमने उसको उसमें भिगा करके उसको जब हम बाद में सनलाइट में डालते हैं तो सनलाइट में देखेंगे कि कौन सा जो कपड़ा है वो ईजिली ड्राई हो गया है, यानी कि बहुत जल्दी उसके अंदर सॉफ्टनेस हो गई है, उसने जितनी जल्दी एब्जॉर्ब किया, और कौन है कितनी जल्दी जिसने अपना अच्छे से ड्राई अप कर लिया, यानी कि कौन सा कपड़ा हमारा पहले सूख गया। तो आपने देखा होगा बारिश के सीज़न में जब आप अम्ब्रेला लेके जाते हो, तो अम्ब्रेला लेकर के आप कहीं पर भी जब आप अपने स्पॉट पे पहुंच जाते हो, तो वहाँ आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो, आप अपने अम्ब्रेला को साइड में रख देते हो और उसे ड्राई अप करने के लिए छोड़ देते हो। कुछ देर बाद क्या होता है, वो अम्ब्रेला आपका ड्राई हो गया है, आप उसे तुरंत बंद करते हो, सेफ रख लेते हो, या जैसे आपका रेन कोट है तो आप उसको साइड में रखते हो, उसके बाद में वो सूख जाता है। इट मीन्स क्या है कि हमें सिंथेटिक फाइबर्स की ज़रूरत हो रही है। अगर सोचिए हम उसकी जगह कॉटन का बना हुआ अम्ब्रेला ले जाते या कॉटन का बना हुआ हमारा रेन कोट होता, तो क्या वो जल्दी से ड्राई अप हो जाता, वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स का हमें फ़ायदा भी मिल रहा है, कहीं नुकसान भी है तो कहीं हमारा फ़ायदा भी है। अब इसके बाद में देखिए सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़ लिए, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है ना। प्लास्टिक के आइटम्स आप अपने चारों तरफ देखते हो, बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा है, यानी कि जो बॉटल्स है, हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक इतना यूज़ हो रहा है कि हम नेचुरल वे में हर जगह प्लास्टिक को हम पकड़ लेते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स को हम पकड़ लेते हैं, उन्हीं को हम पसंद करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर अपनी एक क्वालिटी है। अगर हम प्लास्टिक का अगर एक स्ट्रक्चर देखें तो वो भी आपका इसी तरीके से बनता है। आपके सिलेबस में 2 तरीके के अरेंजमेंट दिखा रखे हैं प्लास्टिक में। एक होता है आपका लीनियर मैनेजमेंट, यानी कि जो प्लास्टिक के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बीट्स बताए थे, उसी तरीके से अगर प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के द्वारा सीधे फॉर्म में जुड़ता जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। और अगर प्लास्टिक आपका
क्रॉस फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस मैनेजमेंट। तो दो तरीके से हमारा जो प्लास्टिक है वो उसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब प्लास्टिक को आप कहाँ कहाँ देखते हो? सबसे पहले तो देखिए, आप इजीली उसको अपने घर में रखे हुए हो। एज ए चेयर्स आप देख लें अगर, तो वो प्लास्टिक से बनी है। ऐसे बॉटल्स देख लें अगर आप, तो वो उससे बनी है, प्लास्टिक से बनी है। और आप देख रहे हो प्लास्टिक की इतनी सारी क्वालिटी है। आप जब अपनी बकेट्स देखते हो या अपना मग देखते हो या अपनी स्कूटी देखते हो, मोस्टली हमारे जो आइटम्स बने हुए हैं वो प्लास्टिक से बने हुए हैं। क्योंकि प्लास्टिक के अंदर वो क्वालिटीज़ है कि हम प्लास्टिक को ईजिली मोल्डेड फॉर्म में पाते हैं। उसको हम मेल्ट करके किसी भी डिज़ाइन में ढाल सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं, या बहुत डेकोरेटिव हमारी चेयर्स बनती हैं। उनको देखते ही लगता है कि कितना अच्छा डिज़ाइन इसमें डला है। कैसे हुआ ये पॉसिबल, कैसे हुआ? क्योंकि हम उसको मोल्डेड फॉर्म में पा रहे हैं। यानी कि हमारा जो प्लास्टिक है उसको हम इजीली मेंटेन भी कर पा रहे हैं, उसको हम इजीली हम अफोर्ड भी कर रहे हैं, उसको इजीली हम साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो प्लास्टिक हमारी सबसे पहली पसंद होती है, आई थिंक। जबकि जो आयरन के, स्टील के बर्तन होते हैं वो हमारी पहली पसंद नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेनिंग हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, उसमें जंक लगना स्टार्ट हो जाता है। जबकि प्लास्टिक में ऐसा है ही नहीं। प्लास्टिक कई सालों तक भी सुरक्षित रह सकता है। बस आपको ये है कि आप गुड क्वालिटी का अगर प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो वो आपको सालों साल तक भी चल सकता है। हम प्लास्टिक को देखिए, जैसे हम कुछ पॉइंट्स अगर लें कि हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो आर प्रिंसिपल हम इसमें फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि हम प्लास्टिक्स को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से आपकी आती है पॉलीथीन। पॉलीथीन इट मीन्स आप समझ ही गए होंगे। पॉलीथीन, सिंपल पॉलीथीन, या आपके घरों में जो पॉलीथीन आती है जिसमें आप सामान भर के लेके आते हो, है ना, ये भी सब, जैसे कोई ये प्लास्टिक है, ये सब कुछ, ये प्लास्टिक जो आप देख रहे हो ये भी प्लास्टिक है। आपके कॉम्स है ना, ये कॉम्स है, ये भी प्लास्टिक से बनी हुई है। तो देखिए ना, आपके घरों तक सारी चीज़ें पहुंची हुई हैं प्लास्टिक से मिलके, है ना। तो ये जो पॉलीथीन है, ये पॉली प्लस एथिलीन, यानी कि बहुत सारे एथीन के मूलक जब इसमें जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं आपका पॉलीथीन, ठीक है। और ये कॉमनली यूज्ड होती है। पॉलीथीन को, बैग्स को आप डेली ही यूजेस करते हैं। इन्वायरमेंट में ये कितनी ही खतरनाक है, लेकिन लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ईज़िली हम इसको कैरी कर सकते हैं, ईज़िली हम इसको घर लेके आ रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉलीथीन हमारे घर में ना हो, क्योंकि एज ये बिल्कुल वेस्ट है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा हम हानिकारक प्रभाव ही देखते हैं। क्योंकि पॉलीथीन्स में बहुत सारे केमिकल्स से वो मिलके बनती है, और अगर उसमें कोई सामान रखा है, कोई सब्जी रखी है, तो मे बी पॉसिबल कि वो केमिकल जो है उस आइटम से रिएक्शन कर सकता है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे लिए पॉलीथीन हार्मफुल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने कैरी बैग्स ले सकते हैं, जूट के बैग्स ले सकते हैं, आप अपने कागज़ के बैग्स बना सकते हैं, जो आपके बड़े बड़े से कार्ड पेपर्स आते हैं उनके आप बैग कैरी कर सकते हैं। छोटे मोटे सामान के लिए आप अपने कपड़े के थैले बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। तो हम प्लास्टिक्स को भी पढ़ रहे हैं। तो प्लास्टिक जो है हमारा दो तरीके से होता है। अगर हम मेनली लें तो हम उसे दो तरीके से रीड कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक जिनको हम इजीली हीट के द्वारा मेल्ट कर सकते हैं और दूसरे फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। यानी कि उसमें आपके किसी भी तरीके के फॉर्म्स को, जैसे आप कोई डेकोरेटिव पीसेस बना रहे हैं, जैसे पॉलीथीन है, ये एक तरीके से थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि इसको मैं मेल्ट करके कुछ और बना सकती हूँ, इसकी शेप को चेंज कर सकती हूँ, इसको मैं अच्छे से दूसरे डेकोरेटिव पीसेस में चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे ऐसे प्लास्टिक जिसको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकें, दोबारा से हीट से उसको मेल्ट कर सकें और दोबारा से
किसी और मोल्डेड फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकें, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड इज आता है आपका थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लास्टिक जिन पे हीट का कोई असर नहीं पड़ता या इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं पड़ता, तो उनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे जैसे आपने देखा होगा ना, आपके बैकेलाइट और मेलामाइन इसका एग्जांपल है। तो कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जिस पे फायर नहीं लगती है ना। जो आपके ऐसे चीज़ें हैं जिनमें फायर का कोई असर नहीं पड़ता है, कुछ ऐसे क्लॉथ्स भी बनाए जाते हैं, तो वो मेलामाइन के बनाए जाते हैं। बैकेलाइट एज ए, है ना, तो वो भी आपका क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इनका हम रोड्स के फॉर्मेशन में भी काम करते हैं, और कुछ जो हीट रेजिस्टेंस क्लॉथ्स बनते हैं वहाँ पर हम इन थर्मोसेटिंग्स जो प्लास्टिक है उसका हम यूज़ करते हैं। कार्डबोर्ड हैं जैसे हमारे, जो आपके इलेक्ट्रिशियन के जो बोर्ड्स होते हैं वो भी हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही बनते हैं, ताकि उससे कम से कम हमारा नुकसान हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों तरीके के प्लास्टिक जो हैं हमारी लाइफ में मौजूद हैं। सिर्फ हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा थर्मोप्लास्टिक है और कौन सा थर्मोसेटिंग है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं विद डायग्राम्स, कि आप उन्हें आइडेंटिफाई करें कौन से थर्मोप्लास्टिक हैं और थर्मोसेटिंग है। अब देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज ए योर चॉइस, है ना। तो चॉइस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो चॉइस क्यों कर रहे हैं प्लास्टिक को, क्योंकि वो बहुत ईजिली हमें मिल पा रहा है, बहुत ईजिली हम उसको हैंडल कर पा रहे हैं, बहुत ईजिली हम उसको वॉश कर पा रहे हैं, ड्राई अप कर पा रहे हैं, और अफोर्डेबल है, और जगह के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर से मेंटेन हो जाता है। जब कोई लेडी अपनी किचन से जाती है ना, तो वो बिल्कुल तरीके से उसमें प्लास्टिक के कंटेनर्स रख करके आराम से, और ट्रांसपेरेंट होते हैं तो इजीली उनको वॉच करना भी बहुत इजी हो जाता है कि इसमें ये मटेरियल रखा हुआ है, और इजीली उसको वो हैंडल करने में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्लास्टिक है वो एज अवर चॉइस है, हर किसी की चॉइस है। बच्चे देखिए अच्छे अच्छे से गिफ्ट आइटम्स प्लास्टिक में लेते हैं, अपना लंच बॉक्स, अपनी जो आपका पेंसिल बॉक्स है ना, आपके जो कलर्स के बॉक्सेस हैं वो सारे प्लास्टिक के ही बनते हैं, इसीलिए वो हमारी पहली चॉइस है। अब हम देखते हैं प्लास्टिक इज़ ए नॉन रिएक्टिव, यानी कि प्लास्टिक किसी तरीके से रिएक्शन नहीं दिखाता है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो आपका रस्ट का फॉर्मेशन होता है, आयरन वाले और स्टील वाले जो बर्तन होते हैं उसमें एकदम से रस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। प्लास्टिक बिल्कुल सेफली है ना, बट वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अगर हम पढ़ें तो प्लास्टिक इज़ लाइट। प्लास्टिक कैसा है, बहुत ही लाइट वेट का है, कहीं पर भी हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, कहीं पे भी हम उसका स्टोरेज कर सकते हैं, और कहीं पर भी हम उसको रख सकते हैं। अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली हम प्लास्टिक को तरीके से रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे कि हमारा जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम यूज़ करने के लिए मजबूर हैं। जैसे कि देखिए, आपका जो प्लास्टिक है वो एक तरीके से पुअर कंडक्टर्स होता है ना, पुअर कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, या वो हमें एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। जैसे देखिए ये चार्जर है ना, ये चार्जर जो है पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये पुअर कंडक्टर है। इट मीन्स इसके अंदर हीट जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी। जब तक इसकी ये प्लास्टिक की कवरिंग रहेगी, हमारे को किसी भी तरीके का हार्मफुल कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर ये प्लास्टिक टूट गया है और हम नेक्ड वायर्स को ही उसमें कर रहे हैं, तो उसमें आपके करंट लगने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो इस तरीके से प्लास्टिक देखिए हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहा है। मोस्टली जो आपके वायर्स हैं, वो वायर्स जो हैं वो प्लास्टिक की कवरिंग में ही किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उससे हमें करंट लगने की संभावना कम हो जाती है। प्लास्टिक एक तरीके से पूरी कवरिंग का काम करता है, एज ए पुअर कंडक्टर्स की तरह हमें हमारे लिए प्रोटेक्शन का वर्क करता है। प्लास्टिक के लिए अगर हम और कहें तो हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में मोस्टली हमारे जो वेपन्स हैं, मोस्टली जो हमारे चीज़ें हैं वो हमारी प्लास्टिक से ही बनी है। जैसे कि अगर आप ग्लव्स बोलेंगे तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स एकदम से ग्लव्स पहनते हैं, फिर पेशेंट्स को देखते हैं
उसके बाद में फिर अच्छे से वॉश करके फिर उसमें सैनिटाइजेशन करके फिर अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे देखिए प्लास्टिक भी क्या है, एक तरीके से उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है ना। ये सिरिंज हो गई या आपके मोस्टली टैबलेट्स हो गए, टैबलेट्स भी जो है देखिए टैबलेट्स जो है वो पूरा प्लास्टिक के रैप का बना हुआ है ना। ये पूरा प्लास्टिक उसको सेव कर रहा है, तो ये मॉइस्चर से भी उसको कंटेनिंग करने से भी उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो आपका जो मेडिकल पूरा एक पूरा जिस जिस जितने भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मोस्टली उसमें आपके प्लास्टिक्स को ही हम यूज़ करते हैं। आप किचन में जाके देख लीजिए, आपके मोस्टली जो यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स जो हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, है ना। टेफ्लॉन आता है, एक टेफ्लॉन के बने हुए जो बर्तन होते हैं मोस्टली आज लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उसमें ऑयल के स्टिक होने की संभावना रहती है और ना ही उसमें किसी तरीके का वाटर स्टिक होता है, और इजीली अपने खाने को लेडीज़ जो हैं वो अच्छे से बना लेती हैं। तो हम देख रहे हैं हमारे घरों तक, यानी कि हमें एकदम से माइंड में एक ही क्लिक होता है कि यस ये प्लास्टिक हमारा यहाँ काम आ सकता है और ये प्लास्टिक हमारा यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो मोस्टली यूटेंसिल्स में भी, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी आपके प्लास्टिक से ही बनी हुई चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो प्लास्टिक है, इतने सारे हमने बहुत सारे हमने इसमें बेनिफिशियल चीज़ें भी पढ़ी, हार्मफुल चीज़ें भी हमें पता चली, लेकिन हमारे जो आपका फायरमैन है, जैसे आपने फायरमैन को भी देखा होगा, तो फायरमैन के एक स्पेशल टाइप के कपड़े पहने हुए रहते हैं, है ना। तो वो भी एक स्पेशल प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, वो होता है आपका मेलामाइन, ठीक है। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका मेलामाइन जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर आ रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है, उसके पास स्पेशल क्लॉथ्स हैं जो कि मेलामाइन से बने हुए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बेनिफिशियल भी है और कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान भी है, क्योंकि हमें इसी इन्वायरमेंट के बीच में रहना है और इसी इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए हमें प्लास्टिक का जो है थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, और अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको हम किसी टेक्निक के द्वारा फिर से रिसाइकिल करें और फिर से हम उसको यूज़ करें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और अगर इतनी बड़ी आबादी प्लास्टिक्स को कंटिन्यू यूज़ करती रही तो आने वाले टाइम के लिए प्लास्टिक क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमारे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होंगे जिन्हें कि बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से डिकम्पोज कर दे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बांट दे, वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है। लेकिन कुछ ऐसे अगर होंगे मटेरियल जिनको बैक्टीरिया भी डिकम्पोज ना कर पाए, तो वो हमारी सॉइल के लिए भी हानिकारक होंगे और हमारी प्रकृति के लिए भी हानिकारक होंगे। कई बार क्या होता है, जब खुदाई होती है, उन खुदाई में हम देखते हैं कि नीचे प्लास्टिक का इतना ज़्यादा डंप था कि पूरी मिट्टी में हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। सॉइल तो बहुत कम हो गई है, लेकिन नीचे इतने अच्छे से उन्होंने कंडेंस फॉर्म में पॉलीथीन ने अपनी जगह बना ली है, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होती है, ये डिकम्पोज हो ही नहीं पाती है। तो हम देख रहे हैं ना हमारी सॉइल को वो कितना ज़्यादा नुकसान दे रही है। अगर उसे ख़त्म करने के लिए हम उस पर फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं उसमें अगर, तो उसकी स्मेल यानी कि उसके जो केमिकल्स हैं, उसके जो गैसेस हैं, वो भी हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, नुकसान दे रही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हमारा जो प्लास्टिक है उसको डिकम्पोज कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसमें उसको डिकम्पोज करने के लिए मतलब सेवरल ईयर्स हमारा टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है कि इतने में तो हमारी जो पृथ्वी है, ये जो हमारी प्रकृति है, वो लगातार उसका दोहन कर रही है, उसको लगातार उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस कहीं ना कहीं हमारे ही पास रिवर्स होकर के आ रही हैं, और हम उसको देखिए, अब जो बीमारी फैलती है, जो प्रकृति में किसी भी तरीके की बीमारी आती है, वो हमारे द्वारा क्रिएट की भी होती है, तो नेचर हमको उसको रिवर्स करती है फिर। तो आज भी हम वही गलती कर रहे हैं, आज हम अपने घरों में जो पॉलीथीन को यूज़ कर रहे हैं उससे हम फिर से आने वाली एक विपदा को बुला रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कम से कम
प्लास्टिक्स का यूज़ करें, और अगर प्लास्टिक्स का यूज़ कर भी रहे हैं तो ऐसे तरीके खोजें कि हम उनसे कुछ ना कुछ रिसाइकल चीज़ों को बना सकें। हम मोस्टली कभी कभी देखते हैं, बहुत दुख होता है उस समय देखते हुए, कि हमारा जो गार्बेज मटेरियल है वो कहीं पर भी रास्ते में पड़ा है, कहीं पर ढेर बन के पड़ा है, और एक गाय है जो एक रोटी के लालच में उस डंप पे अब खाने के लिए उसको सर्च कर रही है, और उसको अगर एक रोटी नज़र आती है तो वो पॉलीथीन के अंदर ही वो पड़ी है रोटी, और उसी पॉलीथीन को वो पूरा खा गई, क्योंकि उसे समझ नहीं है कि मुझे क्या खाना है। वो रोटी नहीं खा पाएगी, वो पॉलीथीन को उसमें से खा रही है, तो वो पॉलीथीन क्या होगा, उसके शरीर के अंदर जाएगी और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और पूरी पॉलीथीन जो है उसके स्टमक में फंस जाएगी, इंटेस्टाइन में फंस जाएगी, जिससे कि उसका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, एंड लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि कई बार हमारे ऐसे वेटरनरी डॉक्टर्स ऐसे ऐसे पिक्चर्स सेंड करते रहते हैं मीडिया में कि देखिए इस गाय की जो मृत्यु है वो किस वजह से हुई, हमारे ही वजह से, कि हमने इतना सारा पॉलीथीन जो है वहाँ गार्बेज में फेंका हुआ था जिसको उसने खाया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो गलतियाँ हैं वो हमारे ही सामने हमको शो अप होती हैं कि हाँ हम वो गलती करते हैं। तो हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिसाइकिल मेथड भी हम उसमें से ढूंढें, ठीक है। तो पॉलीथीन को कम से कम यूज़ करें। हम अपने जो बैग्स हैं, घर में बनाए हुए क्लॉथ्स के कपड़े हैं, उनको हम एज ए थैलों के रूप में यूज़ करें, और दूसरों को भी बताएं कि भाई इससे हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली देखिए आपकी हेल्थ पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है, तो देन यू हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना है। आप ही इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आती है 5R टेक्निक। 5R टेक्निक क्या है, एक तरीके से 5R प्रिंसिपल्स हमने अपने इन्वायरमेंट्स के लिए बनाए हैं कि हम कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो वो इस 5R टेक्निक को समझे। 5R का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो रेड्यूस। रेड्यूस मतलब उस चीज़ का कम से कम यूज़ करो। जैसे प्लास्टिक है, रेड्यूस इट मीन्स उसका कम से कम आप यूज़ कम करो। रीयूज़, रीयूज़ का मतलब उसका दोबारा से यूज़ करो, है ना। जैसे हमारे प्लास्टिक का सामान ख़राब हो जाता है तो फिर क्या होता है, हम उसे फेंक देते हैं, नया उठा के ले आते हैं, है ना। रीयूज़ करो उसे, कुछ ना कुछ उसका रीयूज़ करो, दोबारा से उसे यूज़ करो। रिसाइकिल, अब वो सामान ख़राब हो भी गया है तो उसको रिसाइकिल से आप कुछ नया आइटम बना लें, अपने ही घर में उसको सेफ रखें। आप जितना ज़्यादा उसे थ्रो अप करेंगे बाहर उतना ही कूड़ा होगा, और उसका दूसरे पे उसका इफेक्ट होगा। आप पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, आप अपने घर के अंदर है, लेकिन बाहर उसका लगातार केमिकली कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। या तो वो कहीं पे जलने लगेगा, कोई उसे जला देगा, या वो किसी के शरीर के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो आप इस तरीके से रिसाइकिल आर को टेक्निक को यूज़ करें। दूसरा आता है रिकवर, यानी कि कोई अगर सामान खराब हो भी गया है उसे आप रिकवर करने की कोशिश कीजिए कि ये रिकवर हो जाए और दोबारा से हम उसको यूज़ कर लें। रेफ्यूज़ यानी कि आप रेफ्यूज़ ही कर लें तो भी ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं 5R टेक्निक जो है हमारी, हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगी। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी हैबिट्स से, आप अपने कामों से किस तरीके से इन्वायरमेंट को सेफ रखते हैं। आप कैसे अपनी सोसाइटी को, कैसे अपनी कॉलोनीज़ को अच्छा बनाते हैं। अपने घर को हर कोई अच्छा बनाता है, लेकिन हमारी सोच जो होनी चाहिए वो उससे उठ के होनी चाहिए कि अपना ही नहीं, अपने दूसरों का भी हमें फ़ायदा करना है। सोसाइटी स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही आप सोच रखें, और सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के इस चैप्टर को पढ़ करके अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा गेन करें। थैंक यू सो मच।